आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं टॉपिक 4.2 धातों और गैर धातुओं की कीमियाई खुसूसियात। पहला है ऑक्सीजन के साथ तामुल। तो धातें ऑक्सीजन से तामुल करके धाती ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तामुल की चंद मिसालें देखते हैं बच्चों। आयरन जब ऑक्सीजन से तामुल करता है पानी की मौजूदगी में तो ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्सीजन से तामुल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर पानी से तामुल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आगे देखते हैं बच्चों, धाती ऑक्साइड असासी नौइयत के होते हैं। लाल लिटमस को ये नीले कर देते हैं, इसलिए इन्हें हम असास कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था असास लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। इसके बाद बच्चों, सल्फ़र और ऑक्सीजन के तामुल से बनने वाला मुहासिल सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस है, जिसे हम SO2 कहते हैं। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी में हल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इस तामुल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, गैर धातुओं के ऑक्साइड तेज़ाबी नौइयत के होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, पानी के साथ तामुल। लोहा पानी के साथ आहिस्ता तामुल करता है, जबकि सोडियम पानी के साथ बड़ी शिद्दत के साथ तामुल करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आमतौर पर गैर धातें पानी के साथ तामुल नहीं करते हैं, इसलिए गैर धातुओं को पानी में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर फास्फोरस, ये हवा से बहुत तेज़ी से तामुल करता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। आगे देखते हैं, तेज़ाबों के साथ तामुल। तो आम तौर पर गैर धातें तेज़ाबों के साथ तामुल नहीं करते हैं। धातें तेज़ाबों के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं, जो कि पॉप आवाज़ के साथ जलती है। यानी किसी टेस्ट ट्यूब में धात के साथ अगर आप तेज़ाब को डालते हैं और वहाँ पर अगर जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो एक चटकने वाली आवाज़, पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देती है। आगे देखते हैं बच्चों, हटाव तामुलात। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं हटाव तामुलात से क्या मुराद है। ऐसा तामुल जिसमें एक धात दूसरी धात को आबी महलूल में इसके मुरक्कब से हटा देती है, इसे हम हटाव तामुल कहते हैं। आइए बच्चों, इस हटाव तामुल को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 5 बीकर्स लिए हैं, जिसे नाम A, B, C, D और E दिए हुए हैं। A बीकर में हमने कॉपर सल्फेट के नमक को लिया है और साथ में जिंक धात को डाला हुआ है। B बीकर में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन को डाला है। तीसरे बीकर में C बीकर में जिंक सल्फेट के साथ कॉपर को डाला है और चौथे बीकर में D बीकर में आयरन सल्फेट के साथ धाती कॉपर को डाला है और पांचवें बीकर में जिंक सल्फेट नमक के साथ आयरन धात को डाला हुआ है। इन इंतज़ामात को बिना हिलाए डुलाए कुछ वक्फे तक रखने के बाद इसमें होने वाली तब्दीलियों को, बीकर A से लेकर E तक होने वाली तब्दीलियों को आइए हम एक के बाद एक मुशाहिदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों बीकर A। बीकर A में हमने डाला था बच्चों कॉपर सल्फेट के नमक को और साथ में धाती जिंक यानी जिंक मेटल को हमने डाला था। तो कुछ देर बाद जिंक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तामुल पज़ेर है, ये कॉपर सल्फेट के महलूल से धाती कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट बना ले रहा है। यानी बच्चों जिंक जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के महलूल से हटा दे रहा है। इसलिए आप बीकर A में नीचे अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपरी हिस्से में जिंक सल्फेट का महलूल है और नीचे जो है धाती कॉपर मौजूद है। इसी तरह अगर आप बीकर B पर नज़र डालेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमने क्या किया था, शुरुआत में कॉपर सल्फेट के नमक को पानी में घोला था यानी महलूल बना लिया था और धाती आयरन को डाला था। तो ये धाती आयरन जो है ये भी कॉपर के मुकाबले ज़्यादा तामुल पज़ेर है, लिहाजा ये कॉपर सल्फेट के महलूल से धाती कॉपर को ये हटा देता है। नतीजे में आयरन सल्फेट बन रहा है बच्चों। ऊपर आप देख सकते हैं जो हरे रंग वाला महलूल है और नीचे धाती कॉपर जो है वो B बीकर में नीचे बैठ चुका है। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जिंक और कॉपर के मुकाबले जिंक ज़्यादा तामुल पज़ेर है, आयरन और कॉपर के मुकाबले आयरन ज़्यादा तामुल पज़ेर है। इसके बाद तीसरे बीकर पर हम गौर करते हैं बच्चों जब हम बीकर C का मुशाहिदा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने क्या किया था। यहाँ पर शुरुआत में बीकर C में जिंक सल्फेट को डाला था। जिंक सल्फेट के
नमक को हम पानी में घोलकर महलूल बना लिया था और उसमें धाती कॉपर को डाला था। लेकिन बच्चों ये धाती कॉपर जिंक सल्फेट के महलूल से जिंक को ये नहीं हटा सकता। बच्चों अच्छा याद रखिए, जब हमने कॉपर सल्फेट के महलूल में जिंक को डाला था तो जिंक जो है कॉपर को हटा दिया था वहाँ से। कहाँ पर? ये बीकर ए में। लेकिन बीकर सी में इसका उल्टा नहीं हो पा रहा है बच्चों, क्योंकि कॉपर और जिंक में ज़्यादा तामुल पज़ेर जिंक है, कॉपर के मुकाबले जिंक है। इसलिए महलूल में कॉपर और जिंक दोनों मौजूद रहने के बावजूद, दोनों धातें रहने के बावजूद जिंक सल्फेट महलूल बन रहा है और धाती कॉपर नीचे की जानिब बैठ रहा है। इसलिए बीकर सी में अगर आप देखेंगे तो जिंक सल्फेट में जब हम धाती कॉपर को डाले हैं तो कोई भी तामुल वहाँ पर नहीं हो रहा है, किसी किस्म की भी तब्दीली वहाँ पर नहीं हो रही है। जिंक सल्फेट जो बेरंग था वो अभी भी बेरंग ही है। इसके बाद बीकर डी पर नज़र डालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीकर डी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई है। तो हमने बच्चों बीकर डी में शुरुआत में आयरन सल्फेट FeSO4 को डाला था और साथ में इस FeSO4 आयरन सल्फेट के महलूल में हमने धाती कॉपर को डाला था। लेकिन ये धाती कॉपर आयरन सल्फेट के महलूल से आयरन को नहीं हटा सकता, लिहाजा यहाँ पर महलूल के रंग में किसी किस्म की तब्दीली नहीं नज़र आ रही है। मतलब ये है बच्चों कि धाती आयरन के मुकाबले कॉपर एक कमज़ोर तामुल पज़ेर धात है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं आप कॉपर के मुकाबले आयरन जो है वो ज़्यादा तामुल पज़ेर है, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसके बाद हम अगर देखते हैं बच्चों बीकर ई पर, जब हम देखते हैं तो बीकर ई में शुरुआत में और बाद में किसी किस्म की तब्दीली, कोई तब्दीली यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। शुरुआत में हमने बीकर ई में जिंक सल्फेट महलूल की शक्ल में लिया था और उसमें हमने आयरन को डाला था बच्चों, धाती आयरन को। तो यहाँ पर महलूल के रंग में किसी किस्म की तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। मतलब क्या है कि आयरन, धाती आयरन जिंक को उसके महलूल से नहीं हटा सकता। तो बच्चों हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि आयरन के मुकाबले जिंक जो है ज़्यादा तामुल पज़ेर है। तो इस वजह से जिंक सल्फेट के महलूल से आयरन जिंक को नहीं हटा सकता। तो ये हटाव तामुलात से हम एक तामुल पज़ेरी की एक तरतीब बना सकते हैं, धातों की तामुल पज़ेरी। इसमें देखिए बच्चों सबसे ज़्यादा तामुल पज़ेर धात जिंक है, फिर उसके बाद आयरन है और फिर उसके बाद कॉपर है बच्चों। तो ये तजुर्बे से हम ये पता लगा सकते हैं, तामुल पज़ेरी का पता लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। जिंक कॉपर और आयरन के मुकाबले में ज़्यादा तामुल पज़ेर है। एक ज़्यादा तामुल पज़ेर धात कम तामुल पज़ेर धात को हटा सकती है, लेकिन एक कम तामुल पज़ेर धात ज़्यादा तामुल पज़ेर धात को नहीं हटा सकती। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में हटाव तामुलात क्यों नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं बच्चों। इस बाब का आखिरी हिस्सा बच्चों 4.3 धातों और गैर धातों के इस्तेमालात। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मशीनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेल गाड़ियों, सयारचों, सनती साज़ो सामान, खाना पकाने के बर्तन, पानी के बॉयलर वग़ैरह बनाने में धातों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आइए बच्चों अब चंद सवालात देखते हैं जो गैर धातों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक के बाद एक देखते हैं। तो पहला सवाल है बच्चों, एक गैर धात जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे सभी जानदार सांस लेने के दौरान अंदर लेते हैं, और वो है ऑक्सीजन। दूसरा सवाल है बच्चों, गैर धात जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़रों में पौधों की नशोनुमा के लिए किया जाता है, वो है फास्फोरस। इसके बाद तीसरा सवाल है बच्चों, गैर धात जिसका इस्तेमाल पानी को साफ़ करने के अमल में किया जाता है, और वो है क्लोरीन। अब अगला सवाल है बच्चों, गैर धात जिसके बैंगनी रंग के महलूल का इस्तेमाल ज़ख्मों पर जरासीम कश दवा यानी एंटीसेप्टिक के तौर पर किया जाता है, और वो है आयोडीन। अगला सवाल है बच्चों, पटाखों में इस्तेमाल होने वाले गैर धात का नाम है सल्फ़र।
तो बच्चों इस तरह ये बाब यहाँ पर ख़त्म होता है। शुक्रिया।